दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, दिल्ली में शरद पवार की जन्मदिन पार्टी उनके जन्मदिन के 3 दिन पहले आयोजित की गई, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के सांसदों के लिए डिनर आयोजित करने की नौबत क्यों आई और फिर उसे यूनिटी डिनर का नाम क्यों दिया गया। ये सवाल अब बड़ा मौजू होता जा रहा है और ये सवाल इसलिए भी मौजू होता जा रहा है क्योंकि जब से नीतीश कुमार के स्टैंड में परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं, जब से चंद्रबाबू नायडू का रुख इंडिगो क्राइसिस और आंध्र प्रदेश की जमीनी हकीकत को देखते हुए परिवर्तित होता नजर आ रहा है और जब से महाराष्ट्र की राजनीति नई दिशा में जा रही है, खासकर उस परिस्थिति में जब पृथ्वीराज चौहान ये कह रहे हैं कि महीने भर के अंदर महाराज कोई मराठी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उस परिस्थिति में डिनर को यूनिटी डिनर का नाम देने की बात आसानी से समझी जा सकती है। 1.5 साल हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार बने, एनडीए सरकार बनी, भाजपा सरकार की जगह एनडीए सरकार का लेबल लग गया। लेबल इसलिए लग गया क्योंकि अब की बार 400 पार का नारा बिखर गया था। 272 का साधारण बहुमत भी भारतीय जनता पार्टी हासिल नहीं कर पाई और नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के बूते, एक नाथ शिंदे की बैसाखियों के बूते सरकार चलाने की नौबत आ गई। इन सब परिस्थितियों में जब वो मेन्यू कार्ड मैंने देखा, तमाम शाकाहारी व्यंजन थे, चिलगोजा पुलाव भी था। अब मैंने वो चिलगोजा पुलाव कभी खाया नहीं है, लेकिन चिलगोजा पुलाव जब मैंने सुना, उसके बाद मुझे लगा कि क्या चिलगोजा पुलाव के सहारे दिल्ली में सत्ता को बचाने की जो कवायद है, क्या वो कवायद कामयाब हो पाएगी। मत भूलिए कि ये सत्ता बैसाखियों पर टिकी हुई है। मत भूलिए कि ये सत्ता सिर्फ गुजरात लॉबी की नहीं है, बल्कि इस सत्ता का ऑक्सीजन कहीं ना कहीं, इस सत्ता का ब्लड प्रेशर और इस सत्ता का शुगर लेवल कहीं ना कहीं ये तय करने की जिम्मेवारी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे के हाथ में जाकर टिकी हुई है। लेकिन सवाल यही है कि 1.5 सालों में यूनिटी डिनर क्यों नहीं हुआ। पहले भी इस तरह की गतिविधियां कब होती थी। नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद कभी किसी ने एनडीए शब्द का नाम नहीं सुना। कौन एनडीए का संयोजक है ये भी नहीं जान पाए लोग। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बैठकें शुरू हुई, पटना, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली बैठकों का दौर शुरू हुआ, उसके बाद 2023 की जुलाई में पहली बार दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए शब्द लोगों को सुनाई दिया। तमाम घटक दलों के लोगों को जुटाया गया, नागालैंड से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र तक तमाम घटक दलों के नेताओं को जुटाया गया, पार्टी सुप्रीमो तक को जुटाया गया और एक यूनिटी का प्रदर्शन करने की कोशिशें की गई। लेकिन उसके बाद अब तकरीबन उसके 2.5 साल बाद और नई सरकार बनने के 1.5 साल बाद अगर यूनिटी डिनर की जरूरत पड़ रही है, चिलगोजा पुलाव के ऊपर यूनिटी डिनर की जरूरत महसूस हो रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर एनडीए में कौन सा चिलगोजा पुलाव पक रहा है। कई तरह की परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि 2023 में इंडिया गठबंधन की पटना और बेंगलोर बैठक के बाद दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाने की नौबत आई थी। उसी तरह से शरद पवार के घर डिनर के बाद उनके बर्थडे के बहाने दिल्ली में जो डिनर हुआ, वहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेता पहुंचे, कुछ भाजपा वाले भी पहुंचे, एक आध गोदी सेठ भी पहुंचे। उसके बाद ही ये डिनर की नौबत क्यों आई है। सभी जानते हैं कि शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के बीच रिश्ते 1999 के बाद से कभी सहज नहीं रहे, क्योंकि शरद पवार और कांग्रेस के रिश्ते सहज रहते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में न तो 99 में अटल बिहारी वाजपेयी बना पाते 13 महीने की सरकार गिरने के बाद, और न ही 2024 से अब तक मोदी की सरकार दिल्ली में चल रही होती। डिनर के नाम पर, यूनिटी डिनर के नाम पर दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर सांसदों को बसों में भर भर कर ले जाने और बसों में भर कर ले जाने के बाद पूरा एक तकरीबन 250-300 सांसदों की जो भीड़ दिखाई गई, उसके सहारे यूनिटी के प्रदर्शन की कोशिशें की गई, वो दरअसल सत्ता बचाने की कवायद के सिवा कुछ और नहीं है। लेकिन ये सत्ता बचाने की कोशिशें अचानक क्यों शुरू हुई, शरद पवार के घर डिनर के बाद क्यों शुरू हुई। तो दरअसल इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का बदला हुआ स्टैंड, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार का बदला हुआ रुख और पृथ्वीराज चौहान ने जो संकेत दिया कि इस देश में महीने भर के अंदर मराठी पीएम बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद
शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को, भाजपा के अंदर की गुजरात लॉबी को यह समझ में आ गया कि अब यूनिटी डिनर के नाम से एकता के सार्वजनिक प्रदर्शन की जरूरत है। लेकिन जब एकता के सार्वजनिक प्रदर्शन की जरूरत है, तो जिस प्रकार से 2023 में एनडीए के डिनर में तमाम सहयोगी दलों को बुला लिया, सहयोगी दलों के बॉस को बुला लिया गया था, इस बार सहयोगी दलों को बॉस को क्यों नहीं बुलाया गया? एकनाथ शिंदे को भी बुला लिया जाता, नीतीश कुमार को भी बुला लिया जाता, इसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू को भी बुला लिया जाता, और यूनिटी डिनर के लिए जो पोस्टर छपे उसमें जयंत चौधरी की गायब तस्वीरों ने तो काफी कुछ क्लियर कर दिया कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सब चंगा सी नहीं है। लेकिन शरद पवार के घर डिनर के बाद और उस डिनर में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के पहुंचने के बाद दिल्ली में खलबली मचनी स्वाभाविक थी। जब मराठी पीएम का जिक्र हो रहा है, तब क्या कांग्रेस पार्टी ने अपना वो स्टैंड बदल लिया है? कई सारे सवाल हैं, क्योंकि 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड यही था कि अगर कोई सरकार केंद्र में बनेगी, वैकल्पिक सरकार बनाने की कोशिशें होगी, तो वो कांग्रेस के नेतृत्व में ही हो सकती है। अब जिस प्रकार से संविधान से लेकर चुनाव आयोग से लेकर भारतीय न्याय संहिता और इन तमाम चीजों को जिस तरीके से लागू किया गया, उपराष्ट्रपति तक का इस्तीफा इस देश ने देखा, कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देखा, वो सब देखने के बाद कांग्रेस पार्टी के इस रुख में परिवर्तन होता हुआ प्रतीत हो रहा है। सरकार बनाने से ज्यादा जरूरी केंद्र में वैकल्पिक सरकार बनवाना है, और जब वैकल्पिक सरकार बनवाने की कोशिशें हैं, तो 85 साल के शरद पवार से ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति नहीं हो सकता। कांग्रेस ने पहले भी अपने स्टैंड में परिवर्तन किया है, वरना 1977 में इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का आदेश देने वाले चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी के समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए। 1990 में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए, फिर देवेगौड़ा और गुजराल प्रधानमंत्री बन गए। क्या उसी तरह से शरद पवार के नाम पर दांव खेलने की तैयारी है? आज की तारीख में अंदर खाने पक्की खिचड़ी क्या पक रही है, पक्के तौर पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खिचड़ी पक रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। शरद पवार की यूएसपी क्या है? अब आपने देखा कि एकनाथ शिंदे के बेटे भी पहुंचे हुए हैं। यानी जिस प्रकार मराठी राष्ट्रपति के नाम पर, प्रतिभा पाटिल को चुनने के नाम पर एनडीए में रहते हुए बाल ठाकरे ने एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन न कर प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया था, क्या महाराष्ट्र के तमाम सांसद शरद पवार को पहला मराठी प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर एकजुट हो जाएंगे? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से शरद पवार के रिश्ते जग जाहिर है। तो शरद पवार के जन्मदिन पर दिल्ली में जुटी हुई पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का उसमें शिरकत करना, पवन खेड़ा का उसमें शिरकत करना, और फिर उसके बाद दिल्ली में पार्टी बुलाने की नौबत आना, ये सब कुछ इससे साफ जाहिर हो जाता है कि कुछ न कुछ अंदर खाने चल रहा है। बिहार में सभी जानते हैं कि एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को एक स्टॉप गैप चीफ मिनिस्टर के तौर पर देख रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी जब चाहे नीतीश कुमार की जगह अपना मुख्यमंत्री बना ले, उसकी कवायद में लगी हुई प्रतीत हो रही है। 5 साल यानी 25 से 30 फिर से नीतीश। न तो चुनाव के दरमियान यह कहा गया, न ही चुनाव के बाद ऐसा कोई कमिटमेंट किया गया। बिहार में दलों के अंदर जो दलदल है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जिसके नीतीश कुमार की पार्टी में मर्जर की बातें भी तैर रही है, उसकी पार्टी के एक एमएलए रामेश्वर महतो ने किसके ऊपर कहा है, ये सभी समझ सकते हैं कि पार्टी सिर्फ भाषणों से नहीं चलती। स्वाभाविक है कि उनका निशाना उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर था। अब वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू इंडिगो क्राइसिस के बाद, और खास करके जिस तरह से आंध्र प्रदेश के अंदर माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक नायडू के भाजपा के साथ बढ़ती रिश्तों को लेकर उनसे नाराज होते दिख रहे हैं, इससे नायडू की सत्ता या टीडीपी की सत्ता 2029 में रिपीट होगी, इस पर संशय के बादल मंडराने लगे। याद रखिए कि आंध्र प्रदेश में सिर्फ मुसलमान ही अल्पसंख्यक वोटर के बड़े शेयर नहीं है, बल्कि उनसे भी ज्यादा बड़ी भूमिका वहां क्रिश्चियन वोटर की है, ईसाई वोटर्स की है, और ये सारे के सारे अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मन मिजाज वाले माने जाते हैं।
तो चंद्रबाबू नायडू को भी अपनी राजनीतिक प्राथमिकता तय करनी है। कांग्रेस पार्टी के साथ चंद्रबाबू नायडू के रिश्ते कभी बहुत खराब नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला था, पूरी मीडिया के सामने बोला था, लेकिन राहुल गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे। रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार जैसे कांग्रेसी नेताओं के साथ भी उनके संबंध अच्छे हैं। परिसीमन की प्रक्रिया के द्वारा जो जनगणना के बाद शुरू होनी है, दक्षिणी राज्यों का शेयर घटने की संभावना भी जताई जा रही है, उसे रोकने की जिम्मेदारी भी चंद्रबाबू नायडू पर आ पड़ी है कि 2002 वाले रीएडजस्टमेंट की तरह परिसीमन फिर से हो, यह सुनिश्चित करें। एक तरफ परिसीमन, दूसरी तरफ जनाधार घटने का डर, तीसरी तरफ शरद पवार जैसे चंद्रबाबू नायडू के बेहद विश्वस्त दोस्त की ताजपोशी की संभावना, और चौथी तरफ संविधान, आरक्षण, इन सब मुद्दों पर जिस तरह से संघीय ढांचे को लेकर सवाल उठ रहा है, उन सवालों के इर्द गिर्द जो राजनीति चल रही है, उसमें एक सियासी लाइन लेने की मजबूरी, यही चंद्रबाबू नायडू की व्यवस्था है, जिसके इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन ने अपनी यूनिटी को जहां जाहिर करना शुरू किया, और वो यूनिटी कांग्रेस के किसी नेता के घर पर नहीं, दफ्तर से नहीं, बल्कि शरद पवार के दफ्तर से जाहिर की जाने लगी। उसके बाद से सबको दिखने लगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिखने लगा कि एनडीए की यूनिटी दिखानी जरूरी है। अब ये यूनिटी कितनी कारगर है, क्या ये नीतीश नायडू शिंदे को रोक पाएगी? क्या महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश के सहारे दिल्ली की सत्ता चला रही गुजरात लॉबी को दिल्ली की सत्ता में बने रहने की इजाजत आगे भी देती रहेगी? यही देखा जाना है। लेकिन आने वाला कुछ महीना बेहद दिलचस्प रहने वाला है, तो दिल थाम कर इंतजार करें और देखते रहें कि क्या बजट सत्र के दरमियान ही केंद्र में नई सरकार होगी, जैसा पृथ्वीराज चौहान आशंका व्यक्त कर रहे हैं, या बजट सत्र के थोड़ा आगे मामला खींचेगा। कुछ तो चल रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।